नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कर्नाटका चुनाव के नतीजे अब हम सबके सामने हैं और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि भाजपा को न सिर्फ कि हार बल्कि एक तरह से करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। 130 से ऊपर कांग्रेस पार्टी की सीटें, यानी कि जो जादुई आंकड़ा है उससे कहीं ज़्यादा, और इसके अलावा भाजपा 60 से ऊपर नज़र आ रही है। यानी सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि अब ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती कि ये आंकड़े पलट जाएंगे। दक्षिण भारत में भाजपा जिस एक स्टेट में, जिस एक राज्य में जहां उनकी सरकार थी, अब वो भी उनके हाथ से चला गया। यानी पूरे तरीके से अगर हिंदी में कहें, देसी भाषा में कहें, तो सूपड़ा साफ हो गया है दक्षिण भारत से भाजपा का। अब ये किसकी हार मानी जाएगी? यहाँ से राष्ट्रीय राजनीति क्या करवट लेगी? 2023 के जो महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर और मध्य भारत में होने हैं, उसको लेकर किस तरह से राह पेवस्त होगी? और इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि क्या 2024 के चुनाव के मद्देनज़र इसको किसी तरीके से कोई एक दिशा या डायरेक्शन के तौर पर लिया जाए। एक बेहद ख़ास मेहमानों का पैनल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो अगले 1 घंटे तक आपको ये तो बताएंगे कि कर्नाटक के इस चुनाव को किस तरह से देखा जाए, लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को भी, यानी कि पूरे 2-3 महीने में पिछले जो चुनावी कैंपेन चला है उससे के मद्देनज़र किस तरीके से देखा जाए आगे जो ऑपोजिशन पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी और दूसरी भी महत्वपूर्ण जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके लिए विचारधारा के स्तर पर और जो चुनावी और सियासी रणनीति है वो कैसे बनाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मनोज झा, राज्यसभा के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। मेरे साथ प्रोफेसर सुबीर सिन्हा जुड़ रहे हैं सीधे लंदन से, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मेरे साथ योगेंद्र यादव जुड़े हुए हैं। सुबह में भी आपको बता रहे थे कि किस तरीके से जो उनका आकलन था उसी के आसपास कहीं ना कहीं मैं कह रही थी कि आज योगेंद्र यादव का दिन है कि जो वो आंकड़े वहाँ पर रहते हुए कर्नाटका में पिछले कई हफ्तों से वहाँ मौजूद थे वो बता रहे थे, उसी के आसपास ये नज़र आ रहा है। अनुषा रावी मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं साउथ फर्स्ट की। सिद्धार्थ वरदराजन जुड़े हैं हमारे साथ, द वायर के फाउंडिंग एडिटर। जावेद अंसारी साहब वरिष्ठ पत्रकार, और यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ। तमाम मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, लंबा चौड़ा पैनल है, लेकिन शायद इतनी ही आवाज़ें और इतने ही ज़्यादा हमें विचार भी लोगों के चाहिए। सबसे पहले मनोज झा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि ऑपोजिशन के लिए इसको किस तरह से देखा जाए। जीत तो कांग्रेस पार्टी की है ये, लेकिन क्या आरजेडी भी खुश हो सकती है? देखिए अरफा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा ये मानना है स्पष्ट तौर पर कि ये कांग्रेस की जीत नहीं है, देश के उन तमाम लोगों की जीत है जो एक ब्रीदिंग स्पेस डेमोक्रेसी में चाहते थे। मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ कि सिर्फ अगर बिहार में हमने अच्छा किया या सरकार बनी तो वो एक ब्रीदिंग स्पेस देता है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आरफा जी, एक जो हमारे डेमोक्रेसी के का जो हेल्थ कार्ड है उसको लेकर के हम सब चिंतित थे। मुझे प्रधानमंत्री जी का जो लेवल ऑफ डिस्कोर्स है उसके पर कभी भरोसा नहीं रहा, लेकिन कर्नाटक में उन्होंने तो अपनी भी बार को और नीचे कर दिया। मतलब मैं कभी कभी सोचता था जब प्रधानमंत्री जी कल को नहीं होंगे प्रधानमंत्री, तो ये रिपेयर कैसे हम कर पाएंगे कि बजरंग दल को बजरंग बली से इक्वेट कर देना और डिस्कोर्स को ऐसे ले जाना कि हम सब चिंता में पड़ जाएं और डर सा लगने लगे कि कहीं अब ये पूरा चुनाव बजरंग बली ही ना पलट दे, बजरंग दल बनाम बजरंग बली। तो ये जो सारी चीजें हैं, कर्नाटका ने एक जो संदेश दिया है, जो 24 के बरक्स आपने मुझसे पूछा, मैं सबसे बड़ी चीज मानता हूं कि कर्नाटका में व्यक्ति केंद्रित कैंपेन कांग्रेस ने नहीं किया। कर्नाटक में मुद्दे लेके आई कांग्रेस, और बीजेपी पूरी आत्म केंद्रित आत्ममुग्ध राजनीति की शिकार रही। उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री जी रिट्रीव करके ले जाएंगे, प्रधानमंत्री जी बचा के ले जाएंगे। और ये भी एक जो हिंदी में मुहावरा है, आप काठ की हांडी को बार बार नहीं चढ़ा सकते, आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करना होगा। प्रधानमंत्री जी को स्वयं, डेमोक्रेसी में जिनका भरोसा है उन्हें भी, कि आपका जो 24 का भी कैंपेन हो वो मुद्दों के इर्द गिर्द हो। लोग परेशान हैं। मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया का कोई मुल्क मंदिर की साइज, मस्जिद की चौड़ाई या गुरुद्वारे के साइज से नहीं जाना जाता। वो जाना जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप कहाँ हैं, आपने रोजगार के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया। इन्हें लगा कि इनके पास तमाम चीजों का जवाब है कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण पे ले जाओ। मैं इस चुनाव को मानता हूं कि शायद मेरी मेमोरी में इस लेवल पर
रिलीजियस पोलराइजेशन को इतने बड़े मार्जिन से हाल में 8-9 वर्षों में कहीं नहीं देखा मैंने। तो ये एक शुभ संकेत मैं मानता हूं, बहुत शुभ संकेत। और 24 के लिए एक संदेश ये भी है, मुद्दे तैयार करिए, मुद्दे के इर्द गिर्द आइए। ये शैम्पू और साबुन का चुनाव नहीं है कि ये वाला चेहरा चाहिए या वो वाला चेहरा चाहिए। चेहरे अनेक हैं। ये बीजेपी की कमी है कि उनके पास चेहरों की कमी है, विपक्ष के पास कम से कम ये डेफिसिट में नहीं है। मैं समझता हूं इन संदेशों को लेकर के आगे बढ़ें और ये भरोसा रखें कि मोदी जी की रिलीजियस पोलराइजेशन की राजनीति का एक्सपायरी डेट लगभग आ गया है। बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा लगता है एक चुनाव नतीजे से बहुत महत्वाकांक्षी हो गए हैं आप। योगेंद्र यादव, ये बताइए फिलहाल कि आपके जिस तरह से जो आपने जिस तरफ इशारा किया था, जितनी सीटें लगभग बताई थी, ईदीना का सर्वे खासकर मैं उसका जिक्र कर रही हूँ जिसको वायर ने भी 3 कड़ियों में छापा था, उसी के इर्द गिर्द ये नतीजे नज़र आ रहे हैं। अब ये तो चलिए समझ में आ गया कि नतीजे ये हैं, लेकिन इस नतीजों के पीछे की और इसके आगे का रास्ता क्या होगा? अब इस कहानी से हमें पता क्या चल रहा है? मैं उस पे आऊंगा, लेकिन मुझे आप 30 सेकंड के लिए बेशर्मी से विज्ञापन करने दीजिए, अपना नहीं, एक छोटी सी कन्नड़ा वेबसाइट का edina.com, जिसने जो दवायर करता है हिंदी और इंग्लिश में, वो काम वो लोग कन्नड़ा में करते हैं। उन्होंने आज से 3 हफ्ता पहले ये भविष्यवाणी की थी, आप देखिए, जिसका मैं प्रचार करता रहा हूं, बोलता रहा हूं, और जिसपे किसी को विश्वास नहीं हुआ। और आप तीनों फिगर अब देख लीजिए। वो कह रहे थे कांग्रेस 132 और 140 के बीच, और फिलहाल दिख रहा है 135। वो कह रहे थे बीजेपी 57 और 65 के बीच, और फिलहाल आंकड़ा है 63। जनता दल कह रहे थे 19 और 25 के बीच, फिलहाल आंकड़ा है 22। अन्य कह रहे थे 1 और 5, फिलहाल आंकड़ा है 4। अपने सेफोलॉजी के रिकॉर्ड में मैंने इतनी एक्यूरेट फोरकास्ट कभी नहीं देखी। हमारे पास साधन भी होते थे, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त एक बड़ी टेलीविजन चैनल मिठाइयां बांट रही है स्टूडियो के अंदर, डांस भी शायद हो जाएगा, अच्छी बात है, उनको भी मुबारक हो, लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेट ये है। मैंने कहा था इंडिया टुडे का बहुत अच्छा है, और शायद ये सबसे ठीक निकलेगा। इंडिया टुडे ने कहा था 122 से 140, मिड पॉइंट क्या हुआ? 130। ईदिना कह रहा था 132 से 140, मिड पॉइंट क्या है? 136। तो ये मैं जनरली सिर्फ कह रहा था इसलिए कि इस देश में जो दिल्ली के बाहर हो और इंग्लिश के बाहर हो, उसको याद करना चाहिए। खैर अरफा, मैं जो कई दिनों से कह रहा हूं कि मेरे विचार से एक तरफा चुनाव है, जो कि जमीन पे दिख रहा था, बस टीवी स्टूडियो, बड़ी चैनलों के टीवी स्टूडियो के बाहर दिख रहा था, बस बड़ी चैनलों के टीवी स्टूडियो पे नहीं दिख रहा था। वहां बजरंगबली दिख रहा था, वहां मोदी जी की वेव थी, उनका रोड शो दिख रहा था, लेकिन जमीन पे ऐसा कुछ नहीं था। मैं समझता हूं कि ये इस देश में लोकतंत्र की विजय, मनोज भाई ने जो कहा, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं। देखिए, इससे राहुल गांधी को फायदा मिलेगा, इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा, मेरे लिए सब छोटी बातें हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश में आप 4 साल निकम्मी और भ्रष्ट सरकार चलाने के बाद सिर्फ हिंदू मुसलमान करके चुनाव नहीं जीत सकते, बजरंगबली के नाम पे चुनाव नहीं जीत सकते, झूठ बोल के चुनाव नहीं जीत सकते। और दूसरी बड़ी बात ये है, आप देखिए तो इस तराजू में क्या था, किस तरफ? एक तरफ मनी, मीडिया, चुनाव आयोग, सत्ता, ईडी, आईटी, सब एक तरफ। दूसरी, कांग्रेस के पास पैसा है, मैं नहीं कहता कांग्रेस एकदम कंगाल है, लेकिन पहली बार मैंने कांग्रेस को शिकायत करते सुना, अरे हमारे पास पैसा नहीं है बीजेपी से लड़ने के लिए, है ना? ये पहली बार हो रहा है देश में। तो एक तरफ मनी, मीडिया, मशीन, सत्ता, सब कुछ, दूसरी तरफ जनता। मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है जनता ने XYZ किसको वोट दिया, अंततः जनता जीती। और आज की देख के अल्फा मुझे याद आया वो दिन 1977 का, जिस दिन ने मुझे लोकतंत्र में आस्था जगा दी थी। 1977 था, मेरी 14 साल की उम्र थी, सड़क के ऊपर मैं खड़ा था और वहां पे कचहरी में वोटों की गिनती हो रही थी। उन दिनों बहुत समय चलती थी, शाम का वक्त था, आकाशवाणी बता रही थी कि आंध्र प्रदेश के परिणाम आ रहे हैं और कांग्रेस आगे है। और तब बीबीसी से मार्क टली ने कहा, संजय गांधी पीछे चल रहा, इंदिरा गांधी पीछे चल रही है, कांग्रेस हार रही है। परिणाम, जैसे मैंने कहा, वो कांग्रेस के विरोध में था।
और उस वक्त लोगों के बीच में जो बिजली कौंध थी, मुझे याद है, मुझे लगा ये है लोकतंत्र। एक और तरफ आपको लगता सत्ता है है, कि सब वही कुछ है। कि वैसा आज वो वही जी हाँ, एक झलक मुझे आज मिलती है नजर कर्नाटका आई। की चीजों से। जी हाँ, इसलिए मेरा सिद्धार्थ मन प्रफुल्लित है। बिल्कुल। सिद्धार्थ, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी हैज़ लॉस्ट, नरेंद्र मोदी हार गए हैं। पहली बात तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये हार नरेंद्र मोदी की है? दूसरी बात कि अगर नरेंद्र मोदी हारे हैं तो कोई तो जीता होगा, क्या वो राहुल गांधी जीते हैं? आमतौर पे जो असेंबली इलेक्शंस हैं, कायदे से इनको एक स्थानीय चुनाव के हैसियत से देखा जाए और लड़ा भी जाता है। और ये कहना कि ये राष्ट्रीय स्तर पे एक वर्डिक्ट है, वो शायद गलत होगा। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को उतारा गया, जिस तरह से उन्होंने बेशुमार रोड शोज वगैरह किए, रैलियां की, और ये लास्ट मिनट कोशिश नहीं थी। लंबे अरसे से वो कर्नाटका जा रहे थे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स का विमोचन या रिलीज या इनॉग्रेशन के लिए कुछ न कुछ जो है बहाना ढूंढ के वो जाहिर है सरकारी पैसा खर्च करके वहां पे कर्नाटका में जाके अपना प्रचार कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में इतना जो है डिसाइसिव डिफीट का सामना करना, ये अवश्य हम कह सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी का हार, मतलब मोदी जी को शिकस्त ये उनको मानना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शिव कुमार जी, सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत सारे कांग्रेस नेता वहां पे उतारे गए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे अगर सबसे बड़ा चेहरा हम किसी को पहचान ले, क्योंकि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी शुरुआती, जो हालांकि केरल से शायद शुरू हुआ, लेकिन जो एक बहुत प्रभावशाली उसका असर था, जहां पहली दफा हमने ऐसा फुटेज देखा जहां पे लाखों की संख्या में लोग सड़क पे आ रहे हैं और इस यात्रा को उन्होंने सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी, अगर हम किसी एक शक्ल को, किसी एक सूरत को हम पहचान लें, तो राहुल गांधी का इसमें कोई किसी को इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब ही लेड द कैंपेन। सो डेफिनेटली ये राहुल बनाम मोदी, ये एक बहुत अहम इस चुनाव का पहलू था, और इसमें मोदी को हार मानना पड़ रहा है। तो ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है, जो राष्ट्रीय स्तर पे इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर प्रदेश का अपना इलेक्शन, मतलब उसकी एक स्पेसिफिसिटी होती है, उनके खास वजूहात होते हैं। और कर्नाटका में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे चली, जो करप्शन का जो आलम वहां पे देखने को मिला, बीजेपी के अंदर जो डिविजन्स हैं, तमाम ये बहुत बड़े, मतलब ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद आपको दूसरे प्रदेशों में नजर नहीं आएंगी। इसलिए ये कहना कि पूरी तरह से अब बीजेपी अब तैयारी करे कि वो उनका सफाया होने वाला है या उनको हार का सामना करना पड़ेगा 2024 में, ये बहुत बड़ी गलती होगी। हर प्रदेश में एक स्पेसिफिक लड़ाई है। कांग्रेस को मुझे लगता है कि बहुत सारे इसमें जो लेसन्स हैं निकालने पड़ेंगे कि आपके स्ट्रॉन्ग स्टेट लेवल लीडरशिप की आवश्यकता है। भले ही राहुल गांधी दिल्ली से आके उन्होंने बड़ा अच्छा एक रोल प्ले किया कांग्रेस के लिए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे आपके कार्डर थे, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आपके अच्छे लीडर्स थे, और आपने एक ऐसा कैंपेन वहां पे वेज किया जहां पे जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को आपने फोकस, मतलब आपकी जो फोकस है वहां पे रही। और एक इसी चीज को अगर कांग्रेस रेप्लिकेट करने की कोशिश करे दूसरे प्रदेशों में, तो ये इसके लिए फायदा होगा। लेकिन आने वाले दिनों में जो राजस्थान में जिस तरह से, मतलब वही चीज जिसका सामना बीजेपी को करना पड़ा, कि बीजेपी के अंदर फूट, बीजेपी सरकार का जो परफॉर्मेंस है पब्लिक एक्सपेक्टेशन से कम,
होना, लगभग यही फैक्टर्स राजस्थान में मुझे नजर आती हैं अगर हम कांग्रेस की बात करें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस हैज टू गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर। ये एक अच्छी जीत थी, लेकिन जो स्पेस, जो मनोज जी कह रहे हैं कि ब्रीदिंग स्पेस, एक स्पेस फॉर मैन्यूवर, ये खुल गया है। किस तरह से कांग्रेस और जो मुख्तलिफ ऑपोजिशन पार्टीज है, किस तरह से वो इसका इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत डिसाइसिव होगा। दो वाक्य मुझे याद आ सिद्धार्थ की बात में एक वाक्य में जोड़ सकता हूं। जी बोलिए। देखिए, मैं समझता हूं कि राजनीति का सिंपल नियम यह होना चाहिए कि आज अगर कांग्रेस हार जाती तो किसको उसका दोष मिलता, उसी को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। और आज अगर बीजेपी जीत जाती तो टीवी चैनल पे किसका चेहरा चलता, उसी को दोष मिलना चाहिए। वैसे भारत जोड़ो यात्रा पे एक चीज बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका के 20 असेंबली सेगमेंट्स में से गुजरी थी, जिसमें पिछली बार 2018 में कांग्रेस को 5 सीट मिली थी। और इस वक्त 1 घंटा पहले मैंने चेक किया, उनमें से 16 में इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है। बीजेपी पिछली बार 9 में आगे थी, इन 20 में से 9 जीती थी, और अभी बीजेपी इन 20 में से सिर्फ 1 में आगे है। बस ये 2 चीज जोड़ना चाह रहा था सिद्धार्थ की बात। तो ये 2 वाक्य मुझे याद आ रहे हैं। एक तो राजीव गौड़ा ने कहा कि डेमोक्रेसी इज बैक। मनोज झा कह रहे हैं कि एक रोशनी उन्हें नजर आ रही है, ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है। श्रुति कपिला ने कहा कि गेम इज ऑन 2024 के लिए। अब ये तमाम जो तीनों चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं राष्ट्रीय राजनीति के लिए, मैं ज़रूर प्रोफेसर सिन्हा की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल ज़रूरी बनता है अनुषा रवि की तरफ। अनुषा, ये बताइए कि ये जो बात आ रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक तरह का मतभेद, एक डिफरेंस पैदा हो रहा है कि इसका जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो क्या राहुल गांधी को मिलना चाहिए? पिछले 10 साल से लगातार हम ब्रांड मोदी की बात करते हैं, हम ब्रांड राहुल की कब बात करेंगे? लेकिन अगर ब्रांड राहुल की हम बात कर्नाटका इलेक्शन में हम करने लगें तो कांग्रेस पार्टी में अंदर ही टूटन है कि राहुल गांधी को पूरा क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, बल्कि लोकल लीडरशिप, उसमें खासकर सिद्धरमैया, वो कर्नाटका के नरेंद्र मोदी हैं। ना चाहता है राहुल गांधी जी को इसका। जी ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाकई में क्या है ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कांग्रेस में कि राहुल गांधी को इसकी श्रेय नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी तो अभी भी कह रही है दिस वाज अ कलेक्टिव लीडरशिप। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जैसी बीजेपी की कैंपेन थी कर्नाटका में, द ओनली फेस दैट वाज प्रोजेक्टेड वाज द प्राइम मिनिस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेट लीडर्स थे नहीं। जितने भी स्टेट लीडर्स थे उनको आपने फोर्सफुली रिटायर करवा दिया, उनको आपने टिकट्स नहीं दी। बीएस येडियुरप्पा जी को आपने तो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से निकाल ही दिया बहुत पहले, इलेक्शन से पहले। तो बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं थी अदर देन टू प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और दिस वाज वेरी डेलिबरेट। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू ऑफ द कांग्रेस। अभी भी जब आप डीके शिव कुमार जी का अभी मैंने साउंड बाइट सुनी थी एक चैनल पे, तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये हमारी कलेक्टिव लीडरशिप थी। ऐसा कोई शख्स नहीं है कांग्रेस में जो क्रेडिट सिद्धरामैया जी को नहीं देना चाहता हो या राहुल गांधी जी को नहीं देना चाहता हो। कांग्रेस में ऐसी कोई डिफरेंसेस मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे कि somebody is trying to steal credit, कि नहीं सिर्फ एक आदमी की वजह से या फिर सिर्फ एक लीडर की वजह से हमने ये इलेक्शन जीती है। कांग्रेस सीम्स वेरी वेरी क्लियर कि ये एक कलेक्टिव लीडरशिप थी। एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ वो कैंपेन पे गए, इलेक्शन में गए। एक बात दाद देनी पड़ेगी कांग्रेस को इस बार, अनलाइक अदर स्टेट्स where the कांग्रेस फैक्शनिज्म भी है, बहुत सारे लोकल लीडर्स भी है और एक दूसरे के साथ बनती नहीं है उनकी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसको कांग्रेस लीडरशिप का वन आप कह सकते हैं सक्सेस स्टोरी इन कर्नाटका ये थी कि पूरे इलेक्शन के दौर पर, पूरे इलेक्शन के पाथ पर उन्होंने कभी एक बार उनके जो इंटरनल डिफरेंसेस है उनको बीच में आने नहीं दिया। दे वर एबल टू mask those differences even if it is for public eye। बहुत सारे ऐसे deliberate show of unity दिखाए जा रहे थे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आए और सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी के हाथ एक साथ वो he held it and stood together throughout and consistently the Congress has put together a show of unity। मैं अभी भी कह रही हूँ ये show of unity है। शायद हो सकता है कंपटीशन इज कॉमन इन पॉलिटिक्स, ऐसा कोई पॉलिटिक्स में है ही नहीं जो नहीं चाहता हो कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए या फिर क्रेडिट उनको मिल जाए,
लेकिन द कांग्रेस पार्टी हैज बीन वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि ये कलेक्टिव लीडरशिप थी, कलेक्टिव लीडरशिप है, और शायद कल जब ये सारे जितने भी जीते हुए एमएलएज आएंगे बैंगलोर में और लेजिस्लेटिव पार्टी मीट होगी कांग्रेस की, तो वहां पे भी कलेक्टिव लीडरशिप शायद होगी। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे मैंने ये देखा, अभी डिबेट आगे चल चुकी है, अभी डिबेट्स ये चल रहे हैं कि ठीक है कांग्रेस ने तो जीत लिया इलेक्शन, अब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, बहुत सारे झगड़े होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स है। क्या आपको लगता है कि जो पार्टी इतनी अच्छी तरह से उसकी पूरी कैंपेन प्लान की हो, वो अगले फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा होगा? तो आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच बिफोर। लेकिन दिल्ली दरबार के जो लोग हैं अनुषा, वो ये समझते हैं कि वही सब कुछ जानते हैं, वही सब कुछ तय करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे होगा जो कुछ ही देर बाद पूछूंगी। मैं जानती हूँ लोग इसको समझना चाहते हैं, खासकर दक्षिण भारत के जो लोग हैं, साउथ इंडिया के, कि अब बीजेपी की ज़मीन वहाँ पूरे तरीके से न सिर्फ कि हिल गई है बल्कि साफ़ हो चुकी है। इसके क्या मायने हैं दक्षिण भारत के लिए? लेकिन प्रोफेसर सिन्हा, मुझे ये बताइए कि जो ब्रांड मोदी का हम बार बार जिक्र करते हैं, क्या ये ब्रांड राहुल कहा जाएगा? कर्नाटका में खासकर योगेंद्र यादव ने अभी आंकड़ा भी दे दिया, मैं वो ढूंढ ही रही थी वो फिगर कि किस तरीके से ये माना जाए कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर हुआ है। उन्होंने वो आंकड़ा भी दे दिया कि कितना असर माना जाए। एक मेजर इलेक्शन था ये। और एक और बात जो वायर की ब्यूरो चीफ संगीता बरुआ ने मुझे याद दिलाई, वो ये कि देखिए नड्डा साहब के स्टेट में हार गई बीजेपी और कर्नाटका जो है वो कांग्रेस चीफ के स्टेट में जीत गई, तो इसको भी हमें जरूर नजर में रखना पड़ेगा। देखिए, एक बात तो मतलब बिल्कुल साफ है कि भाजपा की जो एक चुनाव शैली जिसमें कि जो कि बिल्कुल मोदी केंद्रित है, और वो कहते भी हैं कि हमने स्लॉग ओवर्स में जैसे धोनी को उतारा जाता था बैटिंग करने के लिए, हमने मोदी जी को उतार दिया, वो छक्के मारेंगे। तो अब ये एक इनकी जो स्ट्रैटेजी कुछ और राज्यों में चली है, मगर कुछ राज्यों में ये नहीं चल पाई, कर्नाटक में जैसे। तो वहाँ क्यों नहीं चल पाई? दूसरी चीज़ हमको ये देखनी पड़ेगी कि भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता थी उसको चुनावी सक्सेस में कैसे तब्दील की जाए, ये पहला उसका जो है मिसाल हमको देखने को मिल रहा है। सो मेरे ख्याल से इसके लिए वहाँ पे उनकी संगठन मजबूत थी, ना सिर्फ कि वहाँ पे लोकल लीडरशिप मजबूत थी। और मेरे ख्याल से ये जो है ना, एक राज्य और दूसरे राज्य में क्या फ़र्क दिखने वाला है, उसमें संगठन और लीडरशिप, ना सिर्फ लीडरशिप, संगठन का बहुत इसमें जो है महत्व है। और उस महत्व जो मेरे ख्याल से राजस्थान में अभी सभी लोगों को ये लग रहा है कि वहाँ तो कांग्रेस हारने वाली है, लेकिन राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जहाँ संगठन अभी भी बची हुई है और जहाँ संगठन में अभी भी लोग हैं और वहाँ पे युवा भी ज्वाइन करते हैं, उनको ध्यान ये देना चाहिए कि इस कर्नाटक के लेसन वहाँ पे कैसे तब्दील की जाए। जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने कहा है कि हर एक पार्टी में लोग होते हैं जिनमें आपस में जो है कंपटीशन रहता है कि हम भी बन जाएं चीफ मिनिस्टर वगैरह, और कुछ राज्यों में ये कंपटीशन जो है वो एक तरह से पार्टी को तोड़ने की तरफ चला जाता है। हो सकता है कि ऐसा देखने को मिल रहा हो राजस्थान वगैरह में। लेकिन मेन लेसन ये है कि कर्नाटक को पिछले जब से ये सत्ता में आए थे तो वहाँ पे तो हंगामा ही करके रखा हुआ था, कहीं आप हिजाब बैन लगाने वाले हैं, कहीं पे हलाल पे ये चल रहा है मलाल, कहीं पे किसी और चीज़ पे ईदगाह को लेकर के या वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। तो एक कर्नाटक को कांस्टेंट बॉयल पे रखने की जो कोशिश करी ये थी, और उसके ऊपर स्लॉग ओवर का जो मसला चल रहा था कि अब मोदी जी आएंगे और एक तरह से उसको तब्दील कर देंगे विक्ट्री में, वो नहीं हो पाया। और मेरे ख्याल से ब्रांड मोदी का को बहुत ही बड़ी हिट लगी है। आपने देखा होगा कि आज किस तरह से अमित मालवीय बिल्कुल तिलमिलाए हुए थे टेलीविजन स्टूडियोज में और गालियां भी बक रहे थे लोगों को। तो इसको तो डिनाई करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपने सारी स्ट्रैटेजी लगाई थी, मोदी केंद्रित स्ट्रैटेजी, और वो इस तरह से विफल हुई है, और जिस तरह से उलझुल बातें करी गई थी, ना सिर्फ कि बजरंगबली को लेकर के, जो कि मेरे ख्याल से उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ा, मगर और भी चीज़ों को लेकर के। मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ पे डटे हुए हैं और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है कि बाकी देश में चल क्या रहा है। तो इस तरह से लोगों को गुमराह करने वाली जो इनकी कैंपेन शैली रही है कि पिछले 8-10 दिन में जाकर के लोगों की पुरानी प्रेफरेंसेस जो भी बनी हुई थी उसको बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर दिया जाए, सिर्फ मोदी जी की रैलीज को लेकर के या उनकी स्पीचेस को लेकर के। उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये चीज हर जगह नहीं चलेगी। अब साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी जो आ रही है मतलब परिणाम, आप देख सकती हैं कि वहाँ पे भाजपा अभी भी बिल्कुल डटी हुई है, और बाकी
पार्टीज को बहुत ज्यादा वहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है। सो लेट अस बी केयरफुल। इनकी लेसन्स कर्नाटका की काफी प्रोफाउंड हैं फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, लेकिन वो हर जगह कायम नहीं हो सकती हैं फॉर द नंबर ऑफ रीजंस जो मैंने अभी जिक्र किया। तो चलिए आज मैं शब्दों के साथ थोड़ा खेल भी लेती हूँ। आपने हिजाब का जिक्र किया, मैं कहती हूँ हिजाब के बदले बीजेपी को अजाब मिल गया और हलाल के बदले अब उनके हाथ मलाल लग रहा है। तो ये दोनों मुद्दे जिस तरह से धराशायी हुए हैं कर्नाटक में, लेकिन साफ जावेद साहब ये बताइए कि अब क्या कांग्रेस पार्टी आराम करेगी अब अगले कुछ दिनों तक, या आपको लगता है कि इससे और उन्हें साहस मिलेगा? नहीं, आराम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को अपनी ज़रा पुरानी जो हैबिट्स हैं अपनी छोड़ छाड़ के, जैसे, और मुझे इसका संकेत क्यों नज़र आता है, राहुल गांधी जिस दिन ये चुनाव हो रहे थे कर्नाटका में, राहुल गांधी उस दिन राजस्थान में वर्कर्स मीटिंग ले रहे थे। उनका ये प्रयास है कि राजस्थान में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे में जो खलीज पैदा हुई है उसको भरा जाए या कुछ वहाँ समझाया जाए अपने वर्कर्स को। तो ये अपने साथ ये बहुत बड़ा अन्याय करेगी कांग्रेस पार्टी अगर ये समझ ले कि कर्नाटका जीत लिया तो किला फतेह हो गया और वो सो जाए। मनोज झा जी ने जो बात कही मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि इसका एक जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि बीजेपी को हराना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जो लोग नाउम्मीद हो गए थे, जो लोग आज तक इनकी ज़ोर ज़बरदस्ती या इनके निशाने पे थे, वो अब राहत की सांस ले सकते हैं। उन्हें ये थोड़ी सी उनका मनोबल बढ़ेगा कि सब भारतवासी ज़्यादातर इन चीज़ों में अभी बहकावे में, या सारे भारतवासी इस बहकावे में नहीं आए हैं। हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस पागलपन में दे डोंट बाय इनटू दिस मैडनेस, और इसलिए ये उम्मीद की किरण है। कांग्रेस पार्टी अपने लिए और विपक्ष के साथ बहुत बड़ा नुकसान करेगी अगर ये फ़ौरन ये राहुल गांधी का ब्रांड आगे कर दे। देखिए, देयर इज़ नो डाउट, और मेरे मन में तो कोई शक व शुबा नहीं है, राहुल गांधी वाहिद वो सेंट्रल लीडर हैं जो बीजेपी से 2 टूक और आरएसएस से 2 टूक 24 घंटा लड़ते थे, हमेशा एक कदम भी पीछे नहीं हटाए। उसके लिए परिणाम भी भोगने पड़े। गोदी मीडिया ने उन्हें अप्पू और पप्पू और सब बना दिया, लेकिन वो लड़ता रहा। राहुल गांधी में बहुत कमियां हैं, लेकिन इस बात के लिए उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। इस जीत का में एक महत्वपूर्ण योगदान भारत जोड़ो यात्रा का भी था, लेकिन सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से ही जीत हो गई नहीं, ये कलेक्टिव एफर्ट था। और यही कलेक्टिव एफर्ट न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, लेकिन और जो विपक्षी दल हैं जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, एनसीपी है, उद्धव ठाकरे हैं, जिनसे डीएमके है, जिनसे जहां बन सक रहा है, जिनको जोड़ सकती है जोड़े। क्योंकि बीजेपी को कोई भी, ये ठीक है कर्नाटका में हरा दिया और उनके लिए साउथ इंडिया का दरवाज़ा फिलहाल बंद हो गया, लेकिन बीजेपी एक रियलिटी है, इसको आप फिश अवे नहीं कर सकते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले बीजेपी को हराने की पोजीशन में नहीं है, साथ मिलके हराया जा सकता है। अब साथ मिलके ये मतलब नहीं है कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सारी पार्टियां एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां तक हो सकता है, ज़्यादातर जगहों पे जहां मुमकिन है वहां हर पूरा प्रयास करना चाहिए। देखिए, वक्त यह आ गया है कि सब कुछ मिटा के कुछ बचा लें आप, ये है। आप अगर हम विपक्षी दल कांग्रेस इंक्लूडेड अगर ये सोचें कि कर्नाटका में हो गया ब्रांड मोदी ख़त्म, तो ये ऐसा नहीं है। ब्रांड मोदी अभी भी है। और जहाँ तक आपने एक सवाल पूछा था कि भाई इसकी जिम्मेदारी कहाँ जाएगी, तो वो तो कल से ही उन्होंने बैकफुट पे हो गए थे। वो लोग हर जगह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फ़ोटो गायब थी। मैं एक प्रमुख टीवी चैनल्स के यहाँ सुबह में था 3 घंटा, वहाँ मैंने देखा सबकी फ़ोटो थी। नड्डा जी की इतनी बड़ी फ़ोटो थी, मोदी जी की नहीं थी, अमित शाह जी की नहीं थी। तो अब ये ठीकरा बेचारे हमारे मित्र नड्डा जी के सर फूटेगा। अगर जीत का सेहरा जिसके सर जाता है उसकी जिम्मेदारी हार की होती है। और ये भी सिद्ध हो गया कि अगर लंगड़ी लूली सरकार है, करप्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है, तो उसको मोदी, अमित शाह या कोई भी ब्रांड पार नहीं लगा सकता। जी प्रोफेसर, आप कुछ कह रहे थे जल्दी से? हाँ जी, नहीं, ये मैं बात करना चाहता था कि जो लीडरशिप की बात करी और राहुल गांधी को जिस तरह से इन्होंने ये दिया है मतलब क्रेडिट, उसमें मैं 2 चीजें और जोड़ूंगा। एक काफी डेलिब्रेट किस्म का लग रहा था कि कॉन्ट्रास्ट मोदी जी और राहुल गांधी की इमेज में
वो बड़ी बड़ी रैलियां, इधर वो चाय पी रहे हैं या फिर वो गिग वर्कर्स के साथ हैं या फिर औरतों के साथ बस में बैठे हैं, तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलिज्म एक देखने को मिला। और दूसरी चीज इसमें और भी है कि आप देखिए कि सिग्नलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग इन लोगों ने करी। कास्ट सेंसस की बात हुई, जबकि बिहार हाई कोर्ट ने उसी वक्त कहा था कि सब कास्ट सेंसस नहीं हो सकता है, कास्ट सर्वे तो हो ही सकता है, मगर एक इंडिकेशन उन्होंने दिया कि हम पीपल को किस दूसरे तरीके से हम कंपोज कर सकते हैं। साथ में इन्होंने एक और बड़ी अच्छी मेरे ख्याल से सिग्नलिंग की थी, जो कि बजरंग दल के बैन की बात, जिसको कि बहुत सारे कांग्रेस के सपोर्टर्स ने भी कहा था कि ये तो बड़ी गफलत हो गई, इसमें तो हमारे वोट चले जाएंगे। लेकिन आज तो ये सुनने में आ रहा है कि उसका जो असर हुआ है वो इनके फेवर में हुआ है। तो हाँ, लेकिन प्रोफेसर सिन्हा, अब जैसे खुद प्रियंका गांधी भी अब मंदिर चली गई, शिमला जाके बजरंग बली के मंदिर में वो वहाँ गई, हनुमान मंदिर में, तो ये कहा जा रहा है कि भाई बजरंग बली की ज़रूरत तो सबको है। मैं ज़रूर इस सवाल का जवाब लूँगी, लेकिन अभी यूसुफ अंसारी साहब से मैं एक सोशियोलॉजिकल सवाल पूछना चाहती हूँ। यूसुफ साहब, ये पूरा जो हिंदुत्व का जिन है, या फिर हमने देखा पूरा कैंपेन जो हमने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इवन मैं कहूँगी लोकल लीडरशिप भी उतर ही आई थी मुस्लिम विरोध पर, सीधे सीधे आरक्षण ख़त्म कर दिया गया, मुस्लिम आरक्षण। उसके बाद कहा कि भाई कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे, तुष्टिकरण की बातें की गई, जैसे बजरंग बली को लेकर तमाम मुद्दा बनाया गया। मुझे ये फ़र्क समझाइए आप कि जो दक्षिण भारत का मुसलमान है और जो उत्तर भारत का मुसलमान है, क्यों दक्षिण भारत में मुसलमान 13% होने के बावजूद भी इतना बड़ा मुद्दा या इतना काउंटर पोलराइजेशन नहीं हो पाता है उसको लेकर, जितना हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में हो जाता है या बिहार में हो जाता है या पश्चिम बंगाल में हो जाता है? देखिए आरफत, दो चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि धार्मिक होना एक अलग बात है और कम्युनल होना बिल्कुल एक अलग बात है। तो उत्तर भारत में लोग धार्मिक कम है, कम्युनल ज़्यादा हैं। दक्षिण भारत में हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अपनी धार्मिक परंपराएं निभाते हैं और एक दूसरे के साथ रवादारी का रवैया रखते हैं। वहाँ तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिक्कत वहाँ होती है जहाँ मुसलमान पावर में क्लेम करने लगता है, वो एक दिक्कत है सब लोगों को। जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% हैं। वेस्टर्न यूपी में अगर आप जाएँ तो मुझे याद है 2017 में जब नगर पालिका की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने निकाली तो उनकी लिस्ट देख के लग रहा था, किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई ये लगता मुस्लिम लीग की लिस्ट है। अरे भाई बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, यहाँ पे अगर पार्टी टिकट देगी तो जो उसके जुड़े हुए लोग हैं वो जाहिर सी बात है मुस्लिम कम्युनिटी अगर ज़्यादा है तो उनको टिकट मिलेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर तीसरा आदमी मुसलमान है, वहाँ 30 से ज़्यादा आबादी है पश्चिमी। तो वहाँ पर दक्षिण में ऐसा नहीं है, 10-12-13% जो आपने फिगर बताई है। और वहाँ पर जो कहना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में लिटरेसी में फ़र्क मिल जाएगा और बिहार इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है और एजुकेशनली मुसलमान बहुत फॉरवर्ड है। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो कम्युनल टेंशन है दोनों समुदायों के बीच में वो बहुत कम है बनिस्बत उत्तर प्रदेश और बिहार। याद दिला दूं, मैं यही देख रही थी कि आखिर ये टकराव क्यों है, क्यों नहीं। आपने ज़रूर इस बात को कॉम्प्लीमेंट ही किया कि पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी चाहता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान। यहाँ कर्नाटका का आप देखिए 13% आबादी होने के बावजूद पिछले 10 साल में एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, वो भी 5 एमएलए हैं और 5 कांग्रेस पार्टी के हैं। तो यानी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ना तो टिकट देती हैं ना ही उनके एमएलए हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर सियासी कद मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में घट जाता है तो भी वहाँ काउंटर पोलराइजेशन कम होगा, जैसे कर्नाटक में नजर आ रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी कम मुसलमानों का पॉलिटिकल कद बहुत ज़्यादा कम हो गया है और लगभग मैं समझता हूँ कि मिनिमाइज हाशिए पर है मुसलमान राजनीति में। दूसरी बात, बीजेपी का जो एक बड़ा लार्जर पॉइंट है जिसे वो लोग कहते नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कर दिखाया है, बीजेपी ने मुसलमानों को इस देश में एक सेकंड क्लास सिटीज़न बना के छोड़ दिया है जिसका किसी को पता नहीं चला है। मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि बीजेपी मुसलमानों को लोकसभा और विधानसभा में जाने लायक नहीं समझती है। 1995 के बाद बीजेपी गुजरात में लगातार जीतती रही है, एक भी टिकट विधानसभा में मुसलमान को बीजेपी ने नहीं दिया। मध्य प्रदेश में कभी मुसलमान को किसी को टिकट नहीं दिया, कर्नाटक में नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में एक ज़माने में मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी ने टिकट दिया था, या शायद विधानसभा में, पिछली बार विधानसभा में एक टिकट नहीं दिया। आज ही सवार का नतीजा आया है, वहाँ बीजेपी ने किसी मुसलमान को खुद टिकट नहीं दिया बल्कि वहाँ अपना दल पे एक अंसारी को चुनाव लड़ाया और खान वाली ये जो बीजेपी जो अब सुबह आपने बात कही थी पसमानदा मुसलमान, तो वहाँ जो खान आजम खान की जो सिंबॉलिक सीट थी
रामपुर जिला, और उसमें उनके बेटे की सीट थी इस बार। वहाँ उन्होंने वो सीट अपना दल को दी, पिछली बार भी दी थी आम चुनाव में, और इस बार फिर रफ़ीक अंसारी वहाँ पर 2 बार चेयरमैन रहे, उनकी बीवी, उनको दिया और उन्होंने वो सीट जीत ली है। तो बीजेपी 2024 के चुनाव में जो हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से मुद्दा बीजेपी ने उछाला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साहब पसमानदा मुसलमानों को आप टारगेट कीजिए, तो वो बीजेपी उस एजेंडे पे लगातार काम कर रही है। मनोज झा हमारे बड़े भाई वहाँ मौजूद हैं, उनको मालूम है पसमानदा मुसलमानों ने किस तरह बिहार में सत्ता परिवर्तन कराया 2005 में। वो बीजेपी के अल्टीमेट टारगेट किया गया। बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक बड़े वोट बैंक के साथ निश्चिंत है कि उसके 2024 में वो जीतेगी। वहाँ वो 3-4% अगर मुस्लिम पसमानदा मुसलमान के नाम पे गरीब ओबीसी मुसलमानों का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी का वोट कंसोलिडेट होगा। बीजेपी उस एजेंडे पे काम कर रही है। बीजेपी को इससे कोई ताल्लुक, कोई सरोकार नहीं है कि साहब मुसलमानों की नुमाइंदगी विधानसभा में होनी चाहिए, लोकसभा में बढ़नी चाहिए, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बात रही बीजेपी की, मैं तो कर्नाटक का सवाल पूछ रही हूँ, डॉक्टर झा के पास में आऊंगी, लेकिन अनुषा रवि ये बताइए कि कर्नाटका या हम पूरे दक्षिण भारत का जिक्र करें, चलिए कर्नाटका की बात कर लेते हैं। आज ये बीजेपी के आने से पहले भी ये कहा गया कि भाई सेक्युलर पार्टीज के बीच में ही सत्ता का आदान प्रदान होता रहा, उसके बावजूद भी पिछले 10 सालों में एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, 7 एमएलएज हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं। इसमें जेडीएस के बाकायदा नाम में जनता दल सेक्युलर लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये कैसी सेक्युलर पॉलिटिक्स है? इस बार कांग्रेस ट्राई टू मेक दैट करेक्शन। उन्होंने बहुत ही कॉन्शियसली बहुत सारे माइनॉरिटीज को कैंडिडेट्स बनाने की कोशिश की, और सिर्फ कोशिश नहीं की, उन्होंने कैंडिडेट्स बनाया भी। जेडीएस, अगर आप जेडीएस का लिस्ट भी आप कंपेयर करें पिछले इलेक्शंस और इस इलेक्शन में, तो आपको दिखाई देगा कि जेडीएस ने भी ऐसी कोशिश की है कि माइनॉरिटीज को ज्यादातर वो कैंडिडेट्स जितना हो सके उतना अकोमोडेट करे। जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट जो है सीएम इब्राहिम जी, वो भी तो मुसलमान है। इट्स अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट। ऐसा नहीं तो आपने जो कहा वो तो ठीक है, यू आर राइट इन सेइंग दैट जितने भी एमपीज है कर्नाटका से उनमें से कोई माइनॉरिटी है ही नहीं, लेकिन जो 28 एमपीज है कर्नाटका से उनमें से तो 25 बीजेपी के हैं। वो टिकट ही नहीं देंगे तो कहाँ से जीत के आएंगे लोग। इस बार भी जब आप बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट देखेंगे तो एक भी मुसलमान को टिकट दिया नहीं गया है पार्टी की तरफ से। जब सवाल पूछे गए इसके बारे में तो बीजेपी ने बहुत सारे दो जवाब आते हैं बीजेपी से जब आप ये सवाल उठाएंगे। पहले तो ये कि ऐसा नहीं है कि अगर हम रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं भी देंगे तो भी उनका इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट करेंगे। देयर इज अनदर फैक्शन विद इन द बीजेपी जो खुलकर बताएंगे कि हमें कोई जरूरत नहीं है मुसलमानों की वोट की। जैसे इससे पहले मंत्री जो थे के.एस. ईश्वरप्पा जी, उन्होंने इलेक्शन रैली में ये बात कही कि हमें बीजेपी को मुसलमानों की वोट की जरूरत है ही नहीं। जब एक पार्टी इलेक्शन के टाइम पे ऐसा ओपनली अनाउंस करती है कि एक पूरे इंडिया के एन एंटायर कम्युनिटी की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी रखना कि ये कम्युनिटी की इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट करेंगे, शायद दैट इज टू नाइव। कमिंग बैक टू, जी मैं वापस आती हूँ प्रोफेसर झा, मैं थोड़ा सा डिबेट का रुख मोड़ लेना चाहती हूँ। ये सवाल भी बहुत ज़रूरी था मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर और काफ़ी चुभ रहा था, इसलिए भी ये पूछा जाना ज़रूरी था कि जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो सीधे तौर पे उसका पहला शिकार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और मुस्लिम इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए जो शिकार है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का उसका भी सवाल पूछा जाना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर झा, मुझे ये बताइए कि क्या ये चुनाव नतीजे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन की एक लीडर के तौर पर बनी हुई है, उसका डोमिनेंस बना हुआ है, क्या उसी के पीछे तमाम ऑपोजिशन लामबंद होगा? मनोज झा। सॉरी हाँ, यूसुफ भाई से जो आपकी बातचीत हो रही थी वो सवाल में मैं थोड़ी देर के लिए अपने लिए चोरी करता हूँ और मैं उसमें कुछ बात रखना चाहता हूँ। देखिए, बीजेपी कर्नाटका हारी है। मैं अक्सर कहता हूं, कई दफा आपके साथ भी बातचीत में, इलेक्ट्रली डिफीटिंग बीजेपी एंड आइडियोलॉजिकली डिफीटिंग बीजेपी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये हमें स्मरण रखना चाहिए। संघ के जमाने से उनकी इच्छा हमेशा जनसंघ के जमाने से रही टू डिसइनफ्रेंचाइज मुस्लिम्स। वो नहीं कर पाए, लेकिन डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का जो एक्सट्रीम एक्सटेंट हो सकता है वो हो गया। यू इनविजिबलाइज 15% or 18% or 20% of population. That BJP has been successful.
और मैं बता रहा हूं कि अलग अलग दलों में इसका ये जो असर हुआ है कि मुस्लिम मामलों में चुप रहो, इस पर ना बोलो, उसकी वजह से संघ और बीजेपी इम्बोल्डन हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, मैं यही खत्म करूंगा कि ये पूरा का पूरा विमर्श सिर्फ चुनाव में आप बीजेपी को हरा लेंगे 24 में तो देश पुनः वो 47 वाला आजादी के तराने गाने वाला देश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारा रिपेयर वर्क करना होगा और वो रिपेयर वर्क मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा सरकार होगी कांग्रेस की, यूपीए की या कोई भी नाम हो, और लेकिन बीमारियां बनी रहेंगी जो बीजेपी ने बीते 8-9 वर्षों में हमारे विमर्श में, हमारे बॉडी पॉलिटिक में दी है। अब आइए दूसरा सवाल, आपके साथ क्या है ना कि आपने सवाल किया कांग्रेस के पीछे क्या हम साथ नहीं हो सकते हैं? Why should we be following each other? Why can't we be together? ये जो सहयात्री वाला मॉडल है, को ट्रैवलर, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को विपक्ष की राजनीति के लिए यू नीड अ को ट्रैवलर मॉडल, जहां आप पार शक्तिशाली हैं, आपका आधार बड़ा है, आप ड्राइविंग सीट पे आ जाइए और हमें साथ में बिठाइए। जहां हम अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के साथ उसी तरह का व्यवहार करें। मैक्सिमम फुटप्रिंट कांग्रेस का है एज एन ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में, इससे कोई इनकार नहीं करता। अभी तेजस्वी जी, नीतीश जी जहां कहीं जा रहे हैं, ये सेंट्रल थीम है। महत्वपूर्ण ये है, मैं फिर से कहता हूं कि व्यक्ति चुनाव नहीं जिताएगा, दल सिर्फ आगे कर लेने से चुनाव नहीं होगा। आपको मुद्दे वो पैदा करने होंगे जिनके लिए आकर्षण हो, और हाँ, थोड़ी बेबाकी भी रखनी होगी। ये नहीं होगा कभी फिलहाल इस पे चुप रहो, जब सरकार में आएंगे तब ठीक करेंगे। देयर इज अ पॉपुलर सेइंग, लुक एट इट, द डे आई बिकम बिशप आई विल टेक केयर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ऐसा नहीं होता है, आपको कई सारी चीजें पहले सामने टेबल पर रखनी होंगी। और ये मैं समझता हूं कि कर्नाटका कैंपेन में ईमानदारी रही। इवन बजरंगबली, बजरंग दल वाले मसले पर भी मैंने किसी भी कर्नाटका के कांग्रेस लीडर को, दिल्ली वाले थोड़े एपोलॉजेटिक थे, अरे ये क्या जरूरत थी, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस एपोलॉजेटिक नहीं थी क्योंकि उसके कान में धरती के स्वर आ रहे थे। और मैं समझता हूं यही हम सबको तय करना होगा, क्योंकि इस देश में सिर्फ आपको चुनाव नहीं जीतना है, आपको रिट्रीव करनी है डेमोक्रेसी, रिपेयर करनी है। और उन सब के लिए आवश्यक है कि एक कहते हैं कि ना, व्यक्ति केंद्रित मॉडल से अलग होकर के, अपना देश ही गवाह है। जब जब हमने व्यक्ति में बहुत आस्था दे दी तो व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लगता है। तो भगवान आएंगे 4 दिन में चुनाव जितवा देंगे, हमें भगवान की जरूरत नहीं है। इंसान एक साथ बैठे और ये मान के बैठे कि मोदी जी का विकल्प कार्यक्रम होगा। मोदी जी का विकल्प एक बड़े मोदी में अगर हमें मिल गया तो मुसीबत तो और बढ़ ही जाएगी जी। वो नहीं कर। बिल्कुल, योगेंद्र यादव जी यहाँ पर बात बहुत अच्छी कह रहे हैं, कानों को ऐसा लगता है म्यूजिक टू ईयर्स जब मनोज झा बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ज़मीन पे उसको देखें, वो कह रहे हैं कि भाई मुद्दे आगे होने चाहिए। मैं भी चाहती हूँ एक डेमोक्रेटिक इंडियन होने के नाते कि मुद्दे ही आगे हों। मैं भी चाहती हूँ कि बाद में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलके ये तय करें, एमएलए मिलके तय करें कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, फिर एमपीज़ मिलके तय करें कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन जो हमारा बिग मीडिया है उसने जो एक नैरेटिव सेट किया है जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, वो चाहता है कि एक राष्ट्रपति सिस्टम के हिसाब से चुनाव हो कि भाई नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी उनके सामने हमेशा जीतते रहेंगे, राहुल गांधी हमेशा हारते रहेंगे। वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल मुद्दे पीछे रहें और इमोशनल जो अपील है उसके ऊपर एक तरह का रेफरेंडम हो। वो चुनाव नहीं चाहते, वो रेफरेंडम चाहते हैं। ऐसे में जो मनोज झा कह रहे हैं, क्या ये बात ज़मीन पर इम्प्लीमेंट की जा सकती है? क्या ये संभव है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए लगातार प्रोजेक्ट करती रहे और कांग्रेस पार्टी ये कहे कि हम अपना नेता नहीं देंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आज की राजनीति में मैसेज के साथ आपको मैसेंजर भी चाहिए, और वो एक नरेंद्र मोदी की स्ट्रेंथ है जिसकी काट ढूंढनी होगी। लेकिन मैं समझता हूं मनोज एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं, वो ये, और मैं बार बार ये कहता रहा हूं, देखिए विपक्ष की एकता, कांग्रेस का क्या रोल होगा, कांग्रेस के छाते के नीचे आएंगे कि किसी और के छाते के नीचे आएंगे, मुझे लगता है सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। विपक्ष की एकता से पहले जनता की एकता हो,
विपक्ष चुनावी गठबंधन करे उससे पहले वो एक सुर में बात करना शुरू करे। इसलिए मनोज भाई ने जो आखिर में बात कही वो हमारे कानों को इसीलिए सुरीली लगी कि विपक्ष एक सुर में बात करना शुरू करे। सीटें बीटें बाद में होती रहेंगी, हो सकता है तो सब चुनाव के बाद भी हो जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। दूसरा, मनोज जी ने जो गहरी बात कही वो हमें ईमानदारी से स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, हम सब लोग, हम का मतलब जो अपने आप को लिबरल सेकुलर इस देश के संविधान से जुड़ा हुआ मानते हैं, हम लोग एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई हारे हैं बीजेपी आरएसएस से। खाली चुनावी राजनीति आपको उस हारी हुई लड़ाई को जिताएगी नहीं। चुनावी राजनीति केवल आपको एक जमीन देगी, फुटहोल्ड देगी, जिस पे खड़े होकर आपको उसको लड़ना पड़ेगा। और ये उम्मीद करना कि जिस वैचारिक लड़ाई को हम हार गए हैं उसका झंडा वो चुनाव के मैदान में लेके उतरेंगे, बिल्कुल बेमानी उम्मीद है। ऐसा कभी हो नहीं सकता, होगा तो बड़ी मूर्खता का काम होगा ऐसा होना। तो आज की जो जीत हुई है कांग्रेस की, ये ना मेरे लिए राहुल गांधी की जीत होगी अच्छी बात है, कांग्रेस की जीत होगी अच्छी बात है। उससे बड़ी बात यह है कि इस देश के लिए 24 का दरवाजा खुला रहा है। उससे बड़ी बात यह है कि 24 में हम कैसे इस शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं, उसका एक मॉडल, एक नमूना हमारे सामने आया। और मॉडल बड़ा सिंपल सा है, फोकस ऑन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। जो अंतिम व्यक्ति है, औरत है, पिछड़ी जाति है, गरीब है, उस पे फोकस रखिए। आए बाएं की चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और जमीन पे खड़े होके लड़िए, लगातार खड़े होइए, लड़िए। ये अगर होगा फिर रास्ता निकलेगा। और रही बात वैचारिक लड़ाई की, ये अगले 20 साल की लड़ाई है अल्फा। 24 में भी अगर बीजेपी हार जाती है उससे भी हम वैचारिक लड़ाई नहीं जीतेंगे। हमें केवल वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होने की जमीन मिलेगी, इससे फालतू कुछ नहीं। क्योंकि इस प्रोग्राम की शुरुआत मैंने विज्ञापन से की थी, तो अंत भी एक विज्ञापन से कर रहा हूं। मेरे पीछे जो बैनर है ये है, इसमें कन्नड़ा में लिखा हुआ है येद्दुलु कर्नाटका। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मैंने वैचारिक और सांस्कृतिक लड़ाई की बात की ना। कर्नाटका के तमाम जन आंदोलन, किसान आंदोलन, दलित आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, ऑल्टरनेटिव मीडिया के आंदोलन, माइनॉरिटीज, सब के सब पहली बार एक छतरी के नीचे आए और उन्होंने कहा बाकी हम सारे अपने मतभेद मिटा लेंगे, लेकिन पहले जमीन पे जाके बीजेपी को हराओ। 103 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन लोगों ने काम किया। मेरे जैसा आदमी भी पिछले 2 महीने से इसीलिए बैठा था। मैं तो कन्नड़ा बोल नहीं सकता, मेरे बोले से तो 2 वोट यहां इधर से उधर नहीं होगा, लेकिन हर कोई अपने तरीके से लगा था कि इस देश को बचाने के लिए कुछ करना है। और आज उसकी भी एक जीत है और एक बहुत सुंदर शुरुआत है, बशर्ते कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए, बशर्ते हम इस चक्कर में ना पड़े कि ऑपोजिशन का चेहरा कौन होगा, बशर्ते इस गणित में ना जाए कि कांग्रेस भारी के नीतीश भारी के कौन भारी, अरे सब भारी, देश भारी हो जाए। नहीं, बट योगेंद्र जी, आप तो खुद ही, आपकी बात में देखिए कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप कह रहे थे मैसेंजर होना चाहिए, अब आप कह रहे हो मैसेंजर तो कोई नेता ही होगा जो मैसेज को लेकर जाएगा। एक व्यक्ति हो ये जरूरी नहीं है। याद रखिए, इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी हारी थी, कौन एक मैसेंजर था? आखिर में जयप्रकाश नारायण आए, लेकिन वो कैंडिडेट नहीं थे, है ना। देखिए, कई बार नेता आंदोलन पैदा करते हैं और कई बार आंदोलन नेताओं को पैदा करता है। इंतजार कीजिए। ठीक है। प्रोफेसर सुबीर सिन्हा, ये बताइए कि योगेंद्र यादव ने एक से ज्यादा बार सांस्कृतिक लड़ाई का जिक्र किया, सांस्कृतिक संघर्ष, और मैं इसे किसी भी तरह से जो पॉलिटिकल लड़ाई है उससे दूर नहीं देखती हूँ। तो मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि एक बार हमारे सामने यहाँ पर 90-95% से ज़्यादा वो मीडिया है जो दिन रात नरेंद्र मोदी, आरएसएस, हिंदुत्व और बहुसंख्यकवाद की राजनीति, इसके गुणगान गाता है। अब उतना ही अगर काफ़ी नहीं था तो इस पॉलिटिकल कैंपेन में अब पॉपुलर सिनेमा आ गया है। आप सुनिए, शादियों में जाइए, मुझे पता नहीं आप लंदन में बैठ के कितना हिंदुस्तान आ पाते हैं। जब मैं यूपी, बिहार और हरियाणा आजकल जा रही हूँ, वहाँ पर हिंदुत्व के गाने गाए जा रहे हैं लोगों की बर्थडे पार्टीज़ में, शादी ब्याह में, गणतंत्र दिवस के मौके पर, आज़ादी के दिन, बाकायदा इस तरह के गाने हैं जो मुसलमानों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए सीधे तौर पर अपमानजनित करते हैं उनको। कश्मीरियों को कहते हैं कि हमने वहाँ सबक सिखा दिया। नरेंद्र मोदी के गुणगान गाते हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। और अब इस सब के बाद ये फोक कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। उसके बाद अब बाकायदा सिनेमा यानी फिल्में बन रही हैं, कश्मीर फाइल्स और अब आगे केरला स्टोरी। ऐसे में ये सांस्कृतिक लड़ाई जिसके ज़रिए पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी जा रही है, आप 2024 में ये सांस्कृतिक और पॉलिटिकल लड़ाई के कितने बिंदु देख पा रहे हैं? आप ऑपोजिशन को
किस तरह से इसका मुकाबला करना है? देखिए, हम इसको कहते हैं टोटल पॉलिटिक्स। बीजेपी का जो कैनवस है वो बहुत ही व्यापक है और उसमें खाने से लेकर के नहाने तक का और सिनेमा देखने से लेकर के आप कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या देख रहे हैं, टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें को वो ध्रुवीकरण का एक साइट बनाने में उसको काफ़ी सफलता मिली है। और इसके लिए उसका सोशल मीडिया गेम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से इस चुनाव के अंदर अगर एक और पहलू जोड़ा जाए, जिसको हम क्रिप्टो पॉलिटिक्स कहते हैं, फेक न्यूज़ वाली पॉलिटिक्स को, कि वो खबर कहाँ से आई, किसने उड़ाई और वो खबर कहाँ चली गई, इस प्रोसेस को कंट्रोल करना जो है वो बीजेपी ने अभी फिलहाल मास्टर किया हुआ है। उसकी आईटी सेल, अमित मालविया और उसके खुद जो अपने आप को लोगों ने वॉलंटियर किया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की अफवाहों को फैलाने के लिए या इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स को फैलाने के लिए, वो इस बार हमने देखा कि कर्नाटक में अगर आपकी कैंपेन ग्राउंड लेवल से लेकर के सोशल मीडिया तक यूनाइटेड है, जिस तरह से इस बार हुई, और जिस तरह से कल्चरल पॉलिटिक्स को लोगों ने और पार्टी से जुड़ी हुई आईटी सेल्स ने काफ़ी सफलता से कॉम्बैट किया, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2024 के लिए कल्चरल पॉलिटिक्स के लिए समय उतना नहीं है जितना हम होना चाहिए था। और आप जिस तरह के गानों का जिक्र कर रही हैं, हमारा स्टूडेंट है कुणाल पुरोहित, उसने उस पर काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे हैं। तो इस तरह की जो डीप पेनिट्रेशन है, मेरे ख्याल से उसको अगर आप इलेक्शन रिजल्ट में तब्दील होने के लिए फिलहाल रोक दें, वही काफ़ी है। क्योंकि अभी 1 साल के अंदर उसकी जो डीप इफेक्ट है उसको आप अपनी ऑल्टरनेटिव कल्चरल पॉलिटिक्स सामने रख करके रिवर्स करना मेरे ख्याल से मुश्किल है। तो आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि ये एक रियलिटी है आज के ज़माने में कि कुछ इलाकों के अंदर इस तरह के गाने, उनकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत डीप हैं और आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप उसको फुल्ली, जैसे लोगों ने कहा 20 साल की लड़ाई है, 20 साल की लड़ाई को आप 1 साल में नहीं जीत सकते हैं। मगर जिस तरह से कर्नाटक में भाजपा हारी है, उसमें ये ज़रूरी है एक उसका सबक लेना कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, बट नॉट द डीप इफेक्ट्स ऑफ द कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी। आखिरी बस मेरे पास कुछ मिनट बाकी हैं, मैं चाहती हूँ सब लोगों के लास्ट कमेंट्स लूँ। जावेद साहब बताइए, अब 3 कौन से मुद्दे बचे हैं ऐसे जिन पर 2024 की लड़ाई होगी? और उससे पहले अगर आप चाहें तो जो 3 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं उसके बारे में भी टिप्पणी कर सकते हैं कि क्या उसमें मुद्दे बदलेंगे अब कुछ? देखिए, बीजेपी का एक टेम्पलेट है, बीजेपी उस टेम्पलेट को वहाँ भी अप्लाई करेगी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। कांग्रेस को उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। लोकल इश्यूज़ जो फार्मूला जिस पे वो सक्सीड किए कर्नाटका में लार्जली, वो स्टेट लीडरशिप को आगे करो, सेंट्रल लीडरशिप उनके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करे। और जहाँ तक रही बात, ये मैं मनोज झा जी ने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी, इलेक्शन रिजल्ट और आइडियोलॉजिकल वॉर जीतने में बड़ा फ़र्क है। कल को आरफा अगर आप भी हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म हो जाएं और 350 सीट आपके पास हो, आप भी बहुत सी चीज़ें जो इन्होंने कर दी है, इसको पन्ना पलटने में बड़ा टाइम लगेगा। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, मेरी 65 साल हो गई उम्र, कि ये वही भारत है जिसमें मैं पैदा हुआ था, जिसमें मैं बड़ा था। मैं तो इस इंडिया को बहुत हद तक रिकग्नाइज़ नहीं करता हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि ये ऐसा दिन आया कि मुझे ये कहना भी पड़ रहा है। तो ये लड़ाई बड़ी लंबी है और ये एक बटन के स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने से नहीं होगा। और जहाँ तक आपका सवाल था कि एक मुद्दे को, एक आदमी को क्यों नहीं आगे करें, 2004 में किसी को नहीं आगे किया गया था, मनमोहन सिंह को नहीं आगे किया गया था। मैं बड़ा क्लोजली मैंने वो इलेक्शन कवर किया था, मैं इन्वॉल्व था। किसी को इल्म गुमान भी नहीं था कि मनमोहन सिंह हो जाएंगे। आप सब सीट एडजस्टमेंट कीजिए एज फार एज पॉसिबल, और जैसे योगेंद्र जी ने कहा, एक स्वर में बोलना शुरू कर दीजिए, उसके बाद इवेंट्स विल टेक देयर ओन कोर्स। यूसुफ साहब। नहीं, जावेद भाई ने बहुत सही बात कही है और पहले भी ये बात आपने कही थी। योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि भाई जिस अपोजिशन यूनिटी की बात हो रही है, मैं मानता हूँ कि वो एक बीजेपी की तरफ से फेंका गया जाल है और कांग्रेस को उस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। इस देश के 9 राज्य हैं जहाँ 145 लोकसभा की सीटें हैं, इनमें से 140 अभी बीजेपी के पास है, एक जेडीएस के पास है और बाकी 4 कांग्रेस के पास है। यहाँ पर कांग्रेस को बीजेपी को हराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। उन स्टेट्स में अगर आप गिने तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है 29 सीटों के साथ, जहां एक कांग्रेस की है, बाकी 28 बीजेपी की हैं।
उसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक में एक जेडीएस की थी और एक कांग्रेस की थी, बाकी 26 बीजेपी के पास है। फिर गुजरात आता है, 26 की 26 बीजेपी के पास है, 25 राजस्थान की बीजेपी के पास है। उसके बाद आप आइए तो 11 छत्तीसगढ़ में, वहाँ 2 कांग्रेस के पास है, फिर 10 हरियाणा की, 7 के साथ दिल्ली की बीजेपी के पास है, और 5 उत्तराखंड में और 4 हिमाचल में से। अब एक बीजेपी कांग्रेस ने जीती थी। तो अगर इन 145 सीटों पर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा दे तो मुझे लगता है कि 2024 में मोदी सरकार को आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन ये ताकत कांग्रेस को लगानी पड़ेगी, और जिस दिन कांग्रेस 100 सीटें से ज़्यादा जीत कर आएगी, ऑटोमेटिकली तमाम पार्टियां जो कांग्रेस से आज दूर भाग रही हैं या कांग्रेस को छोड़ के कोई अपोजिशन एकता की बात कर रही हैं, वो मजबूर हो जाएंगी कांग्रेस के पीछे खड़ी होने के लिए। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कांग्रेस के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि जिस मुस्तैदी के साथ उसने कर्नाटक का चुनाव लड़ा, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ, और जो बार बार बात आई कि भाई जो उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे उसे कांग्रेस ने सामने नहीं आने दिया और मुद्दों से उसने ध्यान नहीं भटकने दिया, एकदम लोकल इश्यूज़ पर, रियल पॉलिटिकल इश्यूज़ पर लड़ी। तो उसी तरह से अब कांग्रेस को के आगे जो इम्तिहान है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का है। ये महत्वपूर्ण चुनाव होंगे इस साल के आखिर में, जिनमें मुझे लगता है कि कांग्रेस तो बीजेपी जीतेगी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत सकती है। ये 2 चुनाव भी कांग्रेस अगर जीत जाती है तो 2024 के लिए बहुत अच्छा माहौल बनेगा। नरेंद्र मोदी इतिहास में एक पन्ने में सिमट जाएंगे। दारा रहा न जम न सिकंदर सा बादशाह, तख्ते ज़मीं पर सैकड़ों आए चले गए, ये भी चले जाएंगे और भी चले जाएंगे। तो इस वक्त ज़रूरत इस देश को है कि जो कल्चरल लड़ाई की बात हो रही है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई, उसको ज़रूरत, उसको वो एक इंक्लूसिव होनी चाहिए, हिंदुस्तानियत जिसे हम कहते हैं। वीपी सिंह एक बात कहा करते थे, मुझे लगता है उनकी बात में बहुत दम था, कि ये देश सदियों से सेकुलर है और आगे भी सेकुलरिज्म रहेगा। कोई एक धर्म अगर चाहे साहब हम हमेशा के लिए वर्चस्व स्थापित कर ले तो इस देश में पॉसिबल नहीं है। कुछ दिन के लिए कुछ लोग आएंगे जो छा जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे हटेंगे भी वहाँ से। तो मुझे लगता है कि जो वीपी सिंह कहा करते थे कि इस देश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सेकुलर होने चाहिए, कम्युनल फोर्सेस के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बीजेपी के खिलाफ जो कुछ ऐसी मुस्लिम कट्टरपंथी ताकत है जो पॉलिटिकल पार्टी बनाकर के हर चुनाव में कूद जाते हैं, मुसलमान अब सबक उनसे सीख रहे हैं, क्योंकि ये जो मुस्लिम कम्युनलिज्म है, या जो मैंने बात कभी पहले आपने कही थी कि सत्ता की दावेदारी जब मुसलमान करने लगता है, तो वो जो सेकुलर हिंदू में जो सेकुलर मिजाज हिंदू हैं उनको भी ये बात लगती है पूरी। वो दावा करते हैं कि साहब हमने 700 साल हुकूमत की, 800, अरे कहाँ हुकूमत की भाई? जिन्होंने हुकूमत की वो यहाँ के थे ही नहीं। हमारे बाप दादा तो कहीं खेत में काम कर रहे होंगे, फल बेच रहे होंगे, कपड़े बुनते होंगे। तो किस मुगालते में आप हैं, किस आप बाबर की औलाद नहीं हैं? नहीं, मैं बाबर की औलाद नहीं हूँ, मैं शफीक अहमद की औलाद हूँ, मैं अब्दुल रशीद का पोता हूँ। मेरे दादा फल बेचते थे, मेरे पापा सरकारी नौकरी में थे। बाबर से मुझे क्या मतलब है भाई? तो वो राजाओं की लड़ाई थी, और किस दौर में कौन राजा कहाँ आया, किसके ऊपर भारी पड़ा, उस छीड़े छोड़ दीजिए। इतिहास में कुरेदने निकलेंगे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकलेंगी। हमें तो आज देखना है, आज हम किसके साथ हैं अपने इसमें, इस पूरी जंग में मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुसलमान हर वक्त एक विक्टिम कार्ड लेके चलता है, ये नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी से उसे शिकायत है, अरे भाई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आके बेहतरीन पॉलिसी बना सकती हैं, प्रोग्राम बना सकती हैं, उन पॉलिसीज से और प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना समाज का काम है। तो मुस्लिम समाज में भी इस बात की ज़रूरत है कि वो एक लिबरल सोच लेकर के आगे बढ़े, और ये सोचना कि साहब हमने हुकूमत की थी दोबारा हम हुकूमत कर लेंगे, ये दीवाने का ख्वाब है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। एक सेकुलर मिजाज कंट्री में सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी न सिर्फ अकेले मुसलमानों की है, न अकेले हिंदू समाज की है, ये सबकी है, ये देश सबका है। उदय प्रताप यादव का एक शेर है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो जो मिलजुल के सोचने वाली इसके अंदर बात है, जो मनोज झा ने भी कही, सिन्हा साहब ने भी कही, और जावेद भाई ने भी बात कही। पॉलिटिकल लड़ाई आइडियोलॉजिकल एक अलग चीज़ है और चुनावी अलग चीज़ है, और हर चीज़ के लिए एक अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। इस देश में जो बीजेपी या आरएसएस की आइडियोलॉजी जो पिछले कुछ दिनों से हावी हुई, और जो इनका दायरा बढ़ा सत्ता में आने के बाद, और जो चीज़ें हुई हैं, ये मुझे लगता है कि टेम्परेरी फेज़ है। और अगर इस पर हम अपनी सेकुलर वैल्यूज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को सामने लाएंगे जो इतिहास का हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि ये जो कम्युनलिज्म जोर मार रहा है, इसका जोर ठंडा पड़ेगा। अल्टीमेटली इस देश में जो एक रवादारी है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल कहे गए साहब, क्या था वो, कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि इस देश की जो ताकत है ना, वो हिंदुस्तानियत में ताकत है। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। हमारे पापा की एक मोबली बहन है,
जब हम रहते थे मिलीजुली सोसाइटी में, तो पापा जब अक्सर उनके घर जाते थे तो कई पापा के मुस्लिम दोस्तों ने एतराज़ किया कि भाई तुम हमारे यहाँ नहीं रुकते और पंडित जी के यहाँ रुकते हो। पापा ने उन्हें बताया कि मैं इसलिए रुकता हूँ कि तो वो मेरी मुँह बोली बहन है, और जब मैं जाता हूँ उसके घर में तो वो अपने मंदिर के जो छोटा सा घर में बना हुआ होता है ना, तो वहाँ चादर टांग देती है और मुझे धुली हुई चादर देती है नमाज़ पढ़ने के लिए, है ना। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी मुँह बोली उनकी वाइफ के मुँह बोली भाई हैं, वो हिंदू है, ये मुसलमान है, तो वो ऐसे बुलाते हैं कल्लू मामा, रुकैया मौसी। तो जिस देश में जड़ें इतनी मजबूत है, हमारे साथ एक लड़की थी जमशेदपुर की, उसका नाम था नूतन शबनम कच्छप। तो मैंने पूछा पहले दिन जब मुलाकात हुई, मैंने तुम्हारा नाम बड़ा कन्फ्यूजिंग है। तब उसने बताया कि हम पड़ोस में रहते थे, एक मुस्लिम अंकल हमारे, तो मेरे घर वालों ने मेरा नाम नूतन रखा और पड़ोस में जो अंकल मुस्लिम रहते थे वो मुझे शबनम नाम से पुकारते थे। उसके बाद वो चले गए कहीं और। जब मेरे पापा ने स्कूल में मेरा दाखिला कराया तो चूँकि ये नाम उन्हें बड़ा पसंद था, कहा कि भाई साहब की निशानी इस नाम को हम उसके नाम में जोड़ लेते हैं, तो मेरा नाम हो गया नूतन शबनम। तो मैंने पूछा फिर ये कच्छप क्या है? बोली ये हमारा जनजातीय नाम है, जमशेदपुर की थी वो लड़की। वो कितना खूबसूरत देश में, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि प्रोफेसर झा लास्ट कमेंट दे, लेकिन उससे पहले अनुषा से मैं बात करना चाहती हूँ, अगर अनुषा हमारे साथ अभी भी बनी हुई है। अनुषा, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये बताइए कि क्या दक्षिण भारत में जैसे बीजेपी बिल्कुल साफ नजर आ रही है, क्या अगर 2024 में जाहिर है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर फिर से चुनाव लड़ेगी बीजेपी, जो अभी 23 सीटें नजर आ रही हैं, क्या वाकई वापस फिर से वही नैरेटिव नजर आएगा? इस बात का कोई डाउट नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ही होंगे बीजेपी का चेहरा इन 2024। और इस बात का भी कोई डाउट नहीं है कि देखिए, इस बार कांग्रेस की जो जीत हुई है कर्नाटका में, उसका एक और कारण है कि कर्नाटका की जो जनता थी, they were able to differentiate between assembly elections and parliament elections। ऐसा नहीं, तो मुद्दे बहुत ही डिफरेंट होंगे जब लोग आएंगे 2024 में वोट देने के लिए। शायद उनके पास दूसरे मोटिवेटर्स होंगे वोट देने के लिए। पर अगर आप देखेंगे बीजेपी जिस तरह से कैंपेन उनकी चलाई है, सिर्फ 2000 अभी के 2023 की असेंबली इलेक्शंस, 2018 की असेंबली इलेक्शंस, 2019 की लोकसभा इलेक्शंस, वैसे मुझे दिखाई नहीं देता कि कुछ ज्यादा दूसरी बात क्या करेंगे वो। ऑल ऑफ देयर कैंपेन्स हैव बीन लार्जली अराउंड दो ही बात पे उनकी कैंपेन रही है। एक तो है कम्युनल इश्यूज, दूसरी है द प्रॉमिस ऑफ डेवलपमेंट। बट इन 2024 ये जो प्रॉमिस ऑफ डेवलपमेंट है वो सिर्फ प्रॉमिस बना के देंगे आप लोगों को, शायद दैट इज नॉट इम्प्रेसिव इनफ, क्योंकि आप दो टर्म आप रह के आए हैं तो आपको रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। जस्ट द प्रॉमिस ऑफ प्रोग्रेस वोंट डू। जैसे कर्नाटका में अभी डबल इंजन की जो पिच किया था, मोदी जी ने किया था जब उन्होंने वो यहाँ पे आए थे, शायद मुझे लगता है उनको इट इम्पैक्टेड देम एडवर्सली मोर, क्योंकि जनता तो यही पूछेगी थी, स्टेट में भी आप ही की सरकार थी, कंट्री में भी आप ही की सरकार थी, तो प्रगति हुई क्यों नहीं? Why was there no progress? डॉक्टर झा, योर लास्ट थॉट्स। देखिए अरफा जी, लगभग तमाम बातें हो ही गई। बस दो चीज है कि आज अगर मैं आज के दिन सोचूं तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, होप। फिर भी मैं नहीं कह रहा हूं, होप और ऑप्टिमिज्म में थोड़ा फर्क है। एक तो वो चीज है, दूसरा अनुषा जो कह रही हैं, मैं उससे थोड़ा सहमत हूं। इस मुद्दे को भी ले जाना होगा। मैंने पार्लियामेंट में एक बात कही थी, ये जो डबल इंजन का रिटॉरिक है ना, इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एंटी डेमोक्रेसी। ये पूरा का पूरा डबल इंजन रिटॉरिक जो है वो आपके फेडरल स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट के खिलाफ है। हमें और राज्य सरकारों को ये भी चीज, अब मतलब कमाल की चीज है कि नड्डा साहब कह रहे हैं कि आपसे आशीर्वाद छूट जाएगा मोदी जी का। कमाल कर रहे हो भाई, मतलब भगवान है, राजतंत्र है कि राजा की एक जगह कहीं रियासत में कुछ हो गया तो राजा उधर जाना आना छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, पानी बंद कर देंगे, खाद बंद कर देंगे। ये इस तरह के थ्रेट से, मैं कर्नाटका गया नहीं, लेकिन ये थ्रेट्स किसी को अच्छा नहीं लगता अरफा जी। उनके खुद के सपोर्टर्स को मैं यकीन के साथ कहता हूं, ये बिहार में कई नेताओं को मैं जानता हूं, ये डबल इंजन वाली रेटोरिक पसंद नहीं आती। और आखिरी टिप्पणी, बिकॉज आई सेड इट्स अ डे ऑफ ऑप्टिमिज्म, मेरा मानना है कि हमारी पूरी की पूरी बनावट और बुनावट विपक्ष की एकता की, ये कि मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज नहीं, भय, भूख, बेरोजगारी,
ये 3 मुद्दा हर इंसान को हर इंसान को अफेक्ट कर रहा है भाई। हम आप सब इवन तथाकथित हिंदुत्व वोटर्स वो डरे हुए हैं। एक अनाम सी फिल्म को लेकर के मेरे पीएम कैंपेन कर रहे हैं। मुझे तो दुख है कि आज के बाद कोई उस फिल्म की चर्चा नहीं करेगा, कोई कैबिनेट मिनिस्टर देखने नहीं जाएगा, क्योंकि काम खत्म हो गया कर्नाटका के चुनाव में। तो ये सारी चीजें धार्मिक ध्रुवीकरण पर रोक लगाने का मैं डिसाइसिवली मैं मानता हूं कि कर्नाटका ने किया 8-9 वर्षों में डिसाइसिवली, और ये एक संकेत है। लेट्स कैरी इट फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी अभी तक जो है 137 सीटें लगभग कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इसी पर दिन खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अनुषा आपका और बाकी तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े रहे, यूसुफ अंसारी, जावेद अंसारी, प्रोफेसर सिन्हा, सिद्धार्थ वरदराजन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।